हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्म 121 क्या है, कैसे इसको फिलअप करेंगे और कब आपको ये फॉर्म 121 फिलअप करके सबमिट करने हैं। देखिए, पहले फॉर्म 15G और 15H दोनों फॉर्म थे जिसको मर्ज करके फॉर्म 121 बनाया गया है। ये फॉर्म 121 एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, यानी कि जो टैक्स डिडक्टर है, अगर आप उनके पास ये फॉर्म 121 सबमिट करते हो और अगर ये फॉर्म 121 वैलिड है तो जो डिडक्टर है वो टैक्स डिडक्शन नहीं करेंगे। नॉर्मली हम लोग देखे हैं कि आप जो बैंक में आपका एफडी अकाउंट है, वहाँ पे अगर आप ये फॉर्म 121 सबमिट करेंगे तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट इनकम आपको आता है उस पर कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। पर फॉर्म 121 सबमिट करने का मतलब ये नहीं कि आपने डिक्लेरेशन दे दिया और बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, अगर आपका टैक्सेबल इनकम यानी टोटल जो इनकम है, अगर वो 4 लाख रुपए से कम है या फिर अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 4 लाख रुपए से कम है तो आप एक एलिजिबल पर्सन हो जो फॉर्म 121 सबमिट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपका सालाना इनकम 12 लाख रुपए, जहाँ पे इंटरेस्ट इनकम है 6 लाख रुपए, तो अगर आप फॉर्म 121 सबमिट भी करेंगे तो उससे कोई भी एप्लीकेशन नहीं होगा। मतलब बैंक 121 फॉर्म आपसे लेगा, पर वो लोग नॉर्मली टीडीएस प्रोविजन को कंप्लाई करेंगे और टीडीएस जो है वो डिडक्ट करेंगे। आपको आईटी रिटर्न लगा के वहां से रिफंड क्लेम करना है। तो ये फॉर्म 121 किसके लिए है? वो सारे इंडिविजुअल के लिए है जिसका टोटल इनकम बिलो टैक्स स्लैब पे आता है या फिर जिनका इंटरेस्ट इनकम 4 लाख रुपए से कम है। वो इस फॉर्म के तहत सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि भाई साहब, मेरा जो इनकम है उस पर टैक्स नहीं आता है, मुझे आईटी रिटर्न नहीं लगाना है और मैं किसी और रीजन से मैं इनकम टैक्स फाइल करने के लिए लायबल नहीं हूँ। आप प्लीज मेरा जो इनकम है उस पर टैक्स रिडक्शन मत कीजिए। सिंपल यही लॉजिक है फॉर्म 121 के लिए। इसलिए मैं मेरा जो भी क्लाइंट्स है जिनका टैक्सेबल इनकम है, मैं उनको सलाह देता हूँ कि आप बैंक में जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके फॉर्म 121 सबमिट मत कीजिए, क्योंकि जो इनकम टैक्स का रूल है उसके हिसाब से अगर आपका नॉन टैक्सेबल इनकम है तो ही जो डिडक्टर है वो आपका फॉर्म 121 सबमिट करेंगे और लेंगे, वैलिड के हिसाब से मानेंगे। अदरवाइज वो लेंगे, स्टैम्प लगा के एक्नॉलेजमेंट दे देंगे, पर कोई काम नहीं होगा। तो देखिए, अगर आप एक रेसिडेंट इंडियन हो यानी रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल हो, यानी कि आपका एज अगर 60 से कम या 60 से ज़्यादा है, या फिर अगर आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, या फिर अगर आप स्पेसिफाइड एंटिटी हो, तो आप फॉर्म 121 सबमिट कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हो या फिर कंपनी हो या फिर फर्म हो तो आप ये फॉर्म 121 सबमिट नहीं कर सकते। ये फॉर्म 121 सबमिट करने का टाइम है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब ये सवाल आता है कि कैसे हम लोग फॉर्म 121 को फिलअप करेंगे। देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फॉर्म 121 यहाँ पे है। मैं एक एक चीज आपको क्लियर करके बताऊंगा कि कैसे इसको फिलअप करेंगे। देखिए, पहले पार्ट ए। पार्ट ए में आपको जो जो इन्फॉर्मेशन देना है वो है नाम, यानी आपका नाम लिखना है, आपका एड्रेस लिखना है, पैन नंबर, स्टेटस। अब स्टेटस देखिए, स्टेटस क्या है? स्टेटस मतलब ये नहीं कि मैरिड अनमैरिड, नहीं है। स्टेटस मतलब है कि आपका स्टेटस कैसा है, मतलब इंडिविजुअल है, एक कंपनी है, या आप एक पार्टनरशिप फर्म हो, क्या है। अब देखिए, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म हो तो आपका ये फॉर्म 121 तो सबमिट होगा नहीं। तो स्टेटस में आपको लिखना है इंडिविजुअल एसएससी। अब रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको लिखना है रेसिडेंट। अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हो और अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस में नॉन रेसिडेंट लिख देते हो तो ये फॉर्म 121 सबमिट होंगे ही नहीं। अब देखिए, फॉर्म 5 है, इफ रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो आपको ये बताना होगा कि आपका उम्र 60 से ज़्यादा है या कम है। येस और नो में आपको टिक लगाने होंगे। पॉइंट नंबर 6 में है ईमेल आईडी। पॉइंट नंबर 7 में है कॉन्टैक्ट नंबर। अब देखिए, जो भी सीनियर सिटीजन है, हालांकि ये फॉर्म 121 सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन दोनों ही फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आज के दिन अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो या फिर अगर आप फॉर्म 121 सबमिट कर रहे हो, प्लीज़ ईमेल आईडी ज़रूर मेंशन कीजिए। और अगर आपका ईमेल आईडी नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि अभी जो है सब कुछ ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर के साथ अभी टाई अप है, लिंक्ड है। अब देखिए, पॉइंट नंबर 8, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि टैक्स ईयर क्या है। देखिए, टैक्स ईयर आपको लिखना है 2026-27। अगर आप 2016 अप्रैल में ये फॉर्म दे रहे हो, मैं अब थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। पहले इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर थे, पर अब यानी कि फाइनेंशियल ईयर
26, 27 जिसको हम लोग अब से टैक्स ईयर बोलेंगे। टैक्स ईयर 26, 27 तक यानी अब से लेके कोई भी असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट नहीं रहेगा, अभी सिर्फ होगा टैक्स ईयर। तो आपको टैक्स ईयर लिखना है 26, 27। अब देखिए नेचर ऑफ इनकम, यहाँ पे अगर आप पेंशनर हो तो पेंशन लिखेंगे, सैलरीड हो तो सैलरीड आपको लिखना है। पॉइंट नंबर 10, एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। अब देखिए अगर आपके पास पेंशन इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है, दोनों को मिला के जो आरकम आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 में डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस फॉर्म फाइल ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। अब देखिए हो सकता है कि आपका 3-4 बैंक में अकाउंट है, 3-4 बैंक में आप एफडी बना के रखे हो, तो जब आप बैंक ए में जाके डिक्लेरेशन दे रहे हो तो आपको बताना होगा कि आप क्या दूसरा कोई बैंक में या दूसरा कोई जगह पे आप फॉर्म ये 121 सबमिट किए हो। अगर नो तो नो, अगर यस तो यस। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 121 फाइल अर्लियर, तो अगर आप पहले यानी दूसरे किसी बैंक में दूसरे किसी जगह पे जाके आप फॉर्म 121 सबमिट किए हो तो कितना नंबर 121 सबमिट किए हो वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट 11B, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 121 वेर फाइल, यानी कि अगर आप दूसरा कोई फॉर्म 121 में कोई भी इनकम डिक्लेयर कर रहे हो तो उसका एग्रीगेट इनकम क्या है। पॉइंट नंबर 12, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो सम ऑफ 10 एंड 11B, तो 10 और 11B यानी पॉइंट नंबर 10 एस्टिमेटेड इनकम और 11B मतलब एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 121 फाइल, इसको एडअप करके आपको यहाँ पे बैठाने होंगे। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है। देखिए अगर मैं एसबीआई में जाके फॉर्म 120 सबमिट कर रहा हूँ तो मुझे एसबीआई से कितना इंटरेस्ट मिलता है वो मुझे बताने होंगे, प्लस मुझे ये भी बताने होंगे कि एसबीआई को छोड़ के और कहाँ कहाँ पे मैंने फॉर्म 120 सबमिट की है और वहाँ पे कितना इनकम है, ये दोनों फिगर को ऐड करके मुझे पॉइंट नंबर 12 में दाखिल करना होगा। पॉइंट नंबर 13 में एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 12, तो इसका मतलब ये है कि एस्टिमेटेड टोटल इनकम इस टैक्स ईयर में आपका जो भी एस्टिमेटेड इनकम है इंक्लूडिंग द इनकम जो कॉलम 12 में उसको ऐड करके। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि क्या आएगा। देखिए मान लीजिए अगर आपका कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन का जो इनकम है वो तो अदर इनकम में आ जाता है, तो आपको पॉइंट नंबर 13 पे कैपिटल गेन का इनकम एस्टिमेटेड कैपिटल गेन इनकम और बाकी का जो इनकम उन दोनों को ऐड करके यहाँ पे दिखाने होंगे। पॉइंट नंबर 14 उनके लिए है जो इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 साल लगा चुके हैं। देखिए अगर आपका पिछले 2 साल या 3 साल का आईटी फाइल है तो यहाँ पर टैक्स ईयर में आपको पिछले 2 साल का जो साल का नाम है वो लिखना होगा 2025 2024। फिर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आप देख रहे हो वो नंबर आपको लिखना है यहाँ पे, और फिर उस रिटर्न में आप कितना इनकम दिए हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपका इनकम टैक्स फाइल रिवाइज हो चुका है पिछले साल तो ओरिजिनल और रिवाइज दोनों में से जो रिवाइज्ड इनकम टैक्स फाइल है उसी का एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे दिखाना होगा। फिर डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपका नाम और पैन नंबर लिख के आपको डिक्लेरेशन देने होंगे और लास्ट में आपको यहाँ पे साइन करके प्लेस और डेट के साथ सबमिट करने होंगे। पार्ट बी है, उसके बाद पार्ट बी जो है ये आपको नहीं, ये बैंक या जो डिडक्टर है वो फिलअप करेंगे। तो इतना करके आपको जो रेस्पेक्टिव डिडक्टर है वहाँ पे सबमिट करने होंगे और ये करने से आपका जो फॉर्म 121 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।